बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त। आप हमारा प्रोग्राम दो लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं, दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर और डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा प्रोग्राम ये तीसरा प्रोग्राम है। इससे कबल हम दो प्रोग्राम इसी मौजू पर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी तशना थी कि उनकी वजाहत की जाती है और अपने बहुत सारे जो नाजरीन हमें देखते हैं उनके जो सवालात हैं उनको भी हम ले सकें, मज़ीद सवालात जो हैं उन पर भी बात हो सके। तो आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तानी जो यूरोप के अंदर रहते हैं, ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, उनको जब स्पेनिश पासपोर्ट मिलता है तो उनकी जो पहली मंजिल है, पहली ख्वाहिश है, वो बरतानिया सेटल होना है। तो उसके लिए 31 दिसंबर तक की गुंजाइश है। 31 दिसंबर के बाद ब्रेग्जिट हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाएगा बरतानिया। तो उससे पहले जो एक कानून है उसमें बहुत सारी सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं जिनको हमारे लोग अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो वहाँ वो किस तरह जा सकते हैं, वहाँ कौन सी मुश्किलात है, वो किस तरह कागजात की जो तस्दीक वगैरह है या कागजात को सबमिट किस तरह कर सके, इन तमाम मौज़ूआत पर हमने पिछले दो प्रोग्राम्स के अंदर बात की है। लेकिन अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं जो आज हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना बहरान का जो दूसरा फेज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ वैक्सीनेशन की बात की गई है, वैक्सीनेशन लगाने के बारे में ऐलान किया गया है, जो मंगल से बरतानिया के अंदर और दिसंबर के आखिर तक और जनवरी के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक या जनवरी के आखिर तक यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में भी लगनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कोरोना ख़त्म हो गया है, वैक्सीनेशन आ गई है। एहतियात लाज़िम है और एहतियात में सबसे अहम आपका मास्क है जो आप अपने चेहरे पर पहनते हैं। मास्क अगर आपके पास कपड़े का है तो उसे रोज़ाना धोइए। अगर आपके पास दूसरा मेडिकेटेड है तो वो आप एक दिन 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नया लें। एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए फासला रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और हम बतौर पाकिस्तानी इन मामलात में बिल्कुल लापरवाह हैं। देखने में आ रहा है कि बार्सिलोना के ज़िले बादालोना के अंदर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 2 पाकिस्तानियों की वफ़ात हो गई इसी कोरोना की वजह से। लिहाजा अपने लिए जिएं, अपने ख़ानदान के लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं और एक मुफीद शहरी के तौर पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। ये आज का हमारे प्रोग्राम का ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो मैं अपने पैनल का आपको तारुफ कराता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले दोनों प्रोग्राम्स की तरह इस बार भी हमने खालिद शहबाज चौहान साहब को दावत दी है। वो वहाँ जो बरतानिया के अंदर ये सारा सिलसिला जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बरतानिया, उनके तमाम मामलात को बखूबी देखते हैं और इन्हें वहाँ का जो लॉ है उस हवाले से काफ़ी मालूमात हैं। और हम चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकली मालूमात उनको मालूम है वो अपने पाकिस्तानियों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो इजीली, आसानी के साथ वहाँ पर जाकर अपने तमाम मामला जो सेटलमेंट के हैं वो कर सकें। और हमारे गुज़श्ता 2 प्रोग्राम इस बात के गवाह हैं कि बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई उन दोनों प्रोग्राम्स को। बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया के अंदर रहते हुए लोगों ने और यूरोप के अंदर रहते हुए और ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर रहते हुए लोगों ने देखे, जिससे हमें भी हौसला हुआ और हमारी कोशिश होगी कि हम इमिग्रेशन के अमूर के हवाले से या दीगर ममालिक में वीज़ा के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से हम जो इस फील्ड में तजर्बा रखते हैं उन लोगों को लेकर आएँ। हमारी बहुत सारे दोस्तों से बात हो रही है जो इस हवाले से बात करना चाहते हैं, तो हम उनको भी लेके आएंगे। और रोज़ाना की तरह मेरे साथ जवाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं, जंग और जियो को स्पेन से नुमाइंदगी कर देते हैं और इनसे हम इनका तज्ज़िया लेंगे कि बरतानिया के अंदर सेटल होने के लिए हम इतने ज़्यादा क्यों अपने आप को मसरूफ़ करते हैं कि जल्द अज जल्द हम चले जाएं बरतानिया, जबकि स्पेन के अंदर भी हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले खालिद आपकी जानिब आऊँगा,
پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کرونا کے حوالے سے برطانیہ کے اندر صورتحال کیا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن ہے، ختم ہو گیا ہے، یا کب ختم ہو رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کا، جواز صاحب کو السلام علیکم. جتنے بھی ہمارے دوست جو سامعین جو ہے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، آج کل کرونا جو ہے یہ یو کے اندر بھی اسی طرح پھیلا ہے جس طرح اسپین کے اندر اس کی، اور یہاں پہ اموات کی تعداد بھی کافی زیادہ رہی. شروع میں اتنی نہیں تھی، کہا جا رہا تھا کہ شاید کرونا جو ہے وہ اس دفعہ اتنی اموات نہ ہو، لیکن اب دن بدن یہاں پہ بھی اموات کی شرح کافی بڑھ گئی ہے. یہاں پہ جو پراپر لاک ڈاؤن تھا وہ پچھلے 2 تاریخ کو ختم ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح اسپین نے مختلف فیس رکھے تھے 1 2 3، اسی طرح یو کے اندر بھی 3 فیس میں رکھے گئے ملک کو. جہاں پہ شرح زیادہ ہے اس کو فیس 3 میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ شرح کم ہے اس کو 2، اور جہاں پہ شرح بالکل کم نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ فیس 1. تو یہاں پہ منچسٹر اور اس کے گرد و نواح میں جو ایریا ہے اس کو فیس 3 میں فی الحال رکھا گیا ہے. تو یہاں پہ باقی شاپس، شاپنگ سینٹر وہ تو کھل گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹورینٹس، بار اور جو پب ہیں وہ ابھی فی الحال بند ہیں. وہ صرف پرایوار کے لیے، ان کے آپ اپنا کھانا گھر لے کے جاتے ہیں، ٹیک اوے کے لیے اوپن ہے. فی الحال ریسٹورینٹس کو نہیں کھولا گیا. تو اس لیے ملی جلا یہ سمجھ لیں لاک ڈاؤن ہے. کچھ چیزیں کھلی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھلی، اور جو ٹیک اوے جو ریسٹورینٹ ہیں وہ وہی صورتحال ہے جو اس وقت بارسلونا میں ہے. لیکن آسان میں ہے کھل گئے ہیں. تو یہاں پہ ابھی جو صورتحال جو اس قسم کی چل رہی ہے، تو کچھ بزنس جو ہیں وہ ٹوٹل کھل گئے ہیں، باقی جتنے شاپنگ سینٹر ہیں وہ پراپر اوپر ہو گئے. جی، تو دوسرا خالد یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو پاکستانی یہاں سے جا رہے ہیں ان کے اندر بڑی بےتابی ہے. فلائٹس کا کیا اس وقت نظام چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اور کون کون سی ایئر لائن اس وقت چل رہی ہے اور کون سی رکی ہوئی ہے؟ کس ایئر لائن سے جانا بندہ ایزیلی جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ذرا سفر کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھ لیں یہاں پچھلے جب سے لاک ڈاؤن یو کے والا اسپین آتا آگے پیچھے ہی شروع ہوئے ہیں، تو اس وقت کے بعد فلائٹس کا شیڈیول آتا رہا ہے. لیکن فلائٹس جب بھی آپ بک کراتے تھے، آپ کو 2 یا 3 دن بعد فلائٹس کینسل ہونے کا جو ہے وہ میسج آتا تھا. تو صورتحال یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ ایزی جیٹ نے تو اپنی تمام فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی ہیں. وہ اسپین سے جو ہے وہ مانچسٹر یا لنڈن کہیں بھی نہیں آ رہی. تو ووئلنگ اور رائن ایئر یہ دونوں فلائٹیں، جیٹ 2 ایک دوسری کمپنی ہے، اس نے بھی اپنی تمام، جو جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے تو اس نے بھی بند کر دی. تو رائن ایئر اور ووئلنگ جو ہے اس وقت پراپرلی نہیں، لیکن یہ ویک میں ایک آدھ فلائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. پچھلے 2 ویک تو میرے خیال میں ایک فلائٹ آئی ہے، یہ 2 فلائٹیں. تو وہ کینسل ہونے کی وجہ سے بھی کافی پرابلم سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کی فلائٹ ہو سکتا ہے، آپ کی آنے کی فلائٹ تو چل رہی ہے اسی طرح، لیکن جانے والی جو ہے کینسل ہوگی. تو یہ صورتحال پچھلے 2 مہینے سے ایسے ہی چل رہی ہے. اور دوسری اہم چیز جو ہمارے سامنے سننے والے، حالانکہ ہم پچھلے 2 پروگراموں میں بھی بات کر چکے ہیں، جو دوست بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یو کے میں اپنی فیملی کے ساتھ، جن کے پاس ابھی پراپر نیشنلٹی نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے رائن ایئر کا. کچھ دوست جو ہے وہ ویلنگ پہ گئے تھے، پھر ان کو وہاں پہ سے نہیں آنے دیا گیا بارسلونا ایئرپورٹ سے، تو ان کو واپس جانا پڑا. تو ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس رائن ایئر کا، اور رائن ایئر اس وقت جو ہے وہ صرف مانچسٹر ہی آ رہی ہے، اور لیورپول کی کچھ فلائٹس ہیں، کچھ لنڈن کی فلائٹس ہیں، جیرونا ایئرپورٹ بند ہے. تو اس لیے بارسلونا سے ہی آپ کے پاس اس وقت جو ہے نا وہ آپشن ہے، یا الیکانتے ہے. تو کچھ چھوٹے اسٹیشن ہیں ایسے اسپین میں جہاں سے جو اس وقت یو کے میں آ رہی ہیں. تو ایک ہی آپشن آپ کے پاس رائن ایئر کا، کیونکہ میجورٹی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جن کے پاس کمیونٹی ریزیڈنسی ہے، وہ آ رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں رائن ایئر کے علاوہ اور کوئی ایسا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. فلائٹسیں روز کینسل ہو رہی ہیں، اس لیے ٹائم کم رہ گیا ہے. تو لوگوں کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نا نروس ہونا شروع ہو گیا. اب جتنی فونس کال، جتنے میسج ڈیلی آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر ان کا ذکر کریں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے لوگ نروس ہوئے ہوئے ہیں کہ بس وہ آنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک جینون وجہ ہے جو شاید بہت سے لوگ اپنے ڈفرینٹ ٹاک شو کے اندر، فیس بک کے اوپر بہت سے لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور جی یو کے کہیں بھاگا جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی اسٹرگل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز جو ہے، میں پچھلے پروگراموں میں اس کا ذکر نہیں کر سکے ہم اس حوالے سے، جو اہم چیز ہے کہ یو کے میں اگر آپ یورپین نیشنل ہیں، تو یو کے میں اگر آپ آئے ہیں تو اپنے بہن کو، بھائی کو، ماں کو، باپ کو، نہ صرف اپنے بھائی کو اور بہن کو، بلکہ اپنے بھائی، اس کی بیگم، اس کے بچوں کو بھی یو کے میں لا کے سیٹ کروا سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں، اب وہ لوگ جن کے بھائی یا جن کی بہن اس کنڈیشن میں ہے پاکستان کے اندر کہ شاید وہ اچھے طریقے سے گزارا نہ کر سکتے ہوں، اور اس کے بھائی نے اگر اسپین کے اندر نیشنلٹی مل گئی ہے، تو وہ اگر بھاگ دوڑ کر رہا ہے خورا منتوں کے لیے، تو میرے خیال میں یہ اس کا حق بنتا ہے، وہ اس کے لیے 1000 کیا 2000 بھی لگوا دے تیار ہے.
बात सिर्फ ये समझें कि आप अंदाजा लगाएं, मेरे अपनी फैमिली के अंदर ही मेरे कजन है, उन्होंने अपनी सिस्टर को उठाया जिनको जो बेवा हो चुकी थी और जिनके हस्बैंड फौत हो चुके थे। पाकिस्तान के अंदर दरगाह एक मुलाजम पेशा बंदा अगर फौत हो जाता है तो वहाँ पे बच्चों की सूरत हाल जो भी है, पाकिस्तान है, तो उनका वीजा उसने अप्लाई किया, वीजा लगा और वो यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक नहीं, ऐसी कई मिसालें यहाँ पर मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे 18 साल 21 साल 20 साल के, वहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वो बच्चे यहाँ पे आए हैं और आके ना सिर्फ अपनी फैमिली का सहारा बनेंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला के हवाले से भी अपनी लाइफ अच्छी करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो खालिद, ये तो सिलसिला चलता रहेगा कि लोग क्यों जाना चाहते हैं। इस पर हम तजिया भी लेंगे जो चीमा साहब का, वो भी ऐसे तजर्बे से गुजर रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि सिर्फ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हर बंदा जो स्पेन से जा रहा है ना वो बेनिफिट के लिए जा रहा है। कुछ लोग, बहुत से लोग इसको नेगेटिव तरीके से पेश कर रहे हैं फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे। तो इस बात पे हम इससे पहले क्योंकि बात नहीं कर सके, हमने जनरली बात की, तो इसलिए उन भाइयों को जो शायद ये सुन के फेसबुक पे कि ये भाई जो है सिर्फ वो बेनिफिट के लिए जा रहा है या ये वैसे ही चला गया है, तो इसके पीछे बहुत सी ऐसे मुहर्रिकात हैं। वो लोग जो इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं, आप स्पेनिश हैं, स्पेन के अंदर रह रहे हैं और आपने फैमिली अपनी मंगवानी है, आपके बच्चे पाकिस्तान में, बेगम पाकिस्तान में, तो 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है आपको उसको प्रोसीजर को मुकम्मल करने पे। वही बंदा अगर यूके के अंदर है तो 10 दिन के अंदर आपकी फैमिली, आपके बच्चे और बेगम यहाँ पर पहुंच जाती है, विदाउट मकान, विदाउट नोमिना, विदाउट किसी चीज के। तो वो बहुत से लोग जो हैं वो जल्दबाजी इसलिए करें। जी इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल खालिद, ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का पूरा पूरा हक हासिल है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को बेहतर सूरत हाल की तरफ लेके जा सकता है। तो खालिद, ये बताइएगा कि सुनने में आया, मैंने सुना है कि स्पेन के अंदर भी जो हुकूमती अदारे हैं जो इस पासपोर्ट से वजारत दाखिला है, उनके अंदर भी अब बेचैनी है कि ये ज़्यादा क्यों जल्दी क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा डिले कर रहे हैं इन मामलात को, पासपोर्ट देने के हवाले से, खुरामंतों के हवाले से, या बाद के जो मामलात हैं उससे हवाले से। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है या सिर्फ नहीं अफवाह नहीं के तौर पर ये बात हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाह वो बोका बोका जो हमारी कम्युनिटी के अंदर फैल रही है, वो लेट कर रहे हैं। लेट से मुराद आप अंदाजा लगाए ना कि पिछले सालों में आपकी नेशनलिटी को अगर 5 साल हो गए तो आपको जवाब ही नहीं आता था। तो अब देखें कितनी तेजी से प्रोसीजर मुकम्मल हुआ है। इसका ना तो ब्रेक्सिट के साथ कोई तल्लक है, ना बाहर आने की वजह से कोई तल्लक है। हाँ, एक चीज है कि आप एक कम्युनिटी को, आप एक बंदे को 15 साल 20 साल में वो बंदा सेट होता है, उस मुल्क का कल्चर समझना शुरू होता है, उस मुल्क की जबान समझना शुरू होता है, तो वो इस पोजीशन पे होता है कि उसकी जो आने वाली नस्ल है वो उस मुल्क के लिए जो बेहतर खिदमत अंजाम दे सके। अब हम हमारे बच्चे स्पेन के लिए बेहतर तौर पे खिदमत अंजाम दे सकते थे। अगर वो बंदा किसी ना किसी वजह से, अपने माली हालात की वजह से, तो वो मुल्क छोड़ता है, तो जाहिर है उस मुल्क का तो नुकसान है ना। उसने एक बंदे को प्रीपेड किया 15-20 साल बाद, अब वो मुल्क छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। उस चीज का गवर्नमेंट को इदारक है। मेरी अभी लास्ट जो है वो कौंसल जनरल से जब मुलाकात हुई थी यहाँ पे मैनचेस्टर में भी, तो इस बात का भी इजहार उन्होंने किया था कि ये चीज मुल्क के लिए, लेकिन ये है कि वो इस हवाले से किसी भी रुकावट, किसी भी चीज को, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पासपोर्ट इस वजह से रुक रही है, खुरामेंतो इस वजह से रुक रही है। खुरामेंतो रुकने की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी बनी है कि लोगों ने जब बार्सिलोना से या कैटलोनिया से बाहर जाके टूर्नामेंट करवाने की कोशिश की है, खुरामेंतो एक होने के बहुत सी ऐसी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज की सहूलतें मौजूद थी। मसला सिर्फ ये हो कि वहां पे अपने लोग नहीं है। अब एक मकान पे 10 बंदे ने टूर्नामेंट करवाई, 10 बंदों ने खुरामेंतो करवाई, उसके 2 हफ्ते के बाद फिर उसी मकान पे फिर वो 10 बंदे चेंज हुए, तो वो एक अलार्म की सूरत हाल पैदा होती है। पर एक रजिस्टर सिविल में टोटल साल में वो एक बंदे को देखते थे कि एक बंदा किसी काम के लिए आया है, तो एकदम 2 वीक के अंदर इतने लोग आए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली है कि वो एक अलार्मन सूरत हाल पैदा होती है। तो उसके बाद थोड़ी सी सख्तियां शुरू होना आई। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम लाना चाहती है, गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। गवर्नमेंट या जो रजिस्टर सिविल, उनका सिर्फ मकसद यही होता है कि ये रश जो है, ये एक्स्ट्रा रश क्यों पड़ गया है। तो जब उसको देखते हैं तो फिर वो अपने कवानीन के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करती हैं, 6 महीने की पदरोन कर दी या कुछ इस किस्म की कर दी। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी में इस चीज का कोई अमल दखल नहीं है कि वो सिर्फ इस वजह से रोकेंगे कि लोग जो है बाहर जा रहे हैं। जी दूसरा ये खालिद बताइएगा कि अभी सवालात आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी जा रहे हैं, जो कोरोना का टेस्ट है वापसी पर जो स्पेन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, वो अभी है
कब तक है या ख़त्म हो गया है, और उसकी क्या सूरत हाल है, कितने का वो हो रहा है, कितनी देर बाद मिल रहा है, ये सारी ज़रा थोड़ी तफसील से बताइएगा टेस्ट के हवाले से, जो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं वहाँ पे। जी, स्पेन ने जो है वो तकरीबन पूरी यूरोपियन यूनियन पे और जितने भी यूरोपियन कंट्री और गैर यूरोपियन कंट्री हैं उन पे ये लागू किया था। पिछले 23 नवंबर को ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था जहाँ पे कोरोना जो है वो ज्यादा तादाद में है वहां से हम जो है पीसीआर के बगैर जो है वो एंट्री नहीं करेंगे। तो यूके भी क्योंकि उन कंट्रीज में आता है जहाँ लॉकडाउन और उसकी सतह जो है वो काफी ऊपर है, इसलिए यूके से आने वाले तमाम लोगों के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। स्पेन से अगर आप यूके आना चाहते हैं तो उसमें टेस्ट की शर्त नहीं है, लेकिन अगर यूके से आप बार्सिलोना या स्पेन किसी भी मुल्क में शहर में जाना चाहते हैं तो आपको कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना पड़ेगा। अब कोरोना टेस्ट की सूरत वही है जो पाकिस्तान जाने के लिए, यानी कि 48-72 घंटे पहले आपको करवाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आना पड़ेगा। यूके के अंदर ये है कि यहाँ पे टेस्ट करवाने में काफी सारी आसानियां हैं। यहाँ पे बहुत सी जो है ना वो बूट्स के नाम से यहाँ पे एक कंपनी है जिसके बहुत से स्टोर यहाँ पे मेडिकल के हवाले से और घरेलू अशिया खरीदो फरोख्त के हवाले से। तो बूट्स के जितने भी स्टोर यूके में हैं वो तकरीबन सारे के सारे जो है वो कोरोना टेस्ट पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं इस किस्म की, वो भी इसको टेस्ट को कर रही है। तो यहाँ पे तो स्पेन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आसानी से एक्सेस है। बाकी प्राइस जा रहा है यहाँ से 130 से लेके 160, 170, 180 तक भी है। उसमें कुछ अर्जेंट जो केसेज हैं उसमें ज्यादा ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं। उसमें पिछले दिनों हमारी कॉन्स्टेंट जो है मैनचेस्टर में है स्पेन की, उसने भी एक लिस्ट शाया की थी, ये लेबोरेटरी हमारे टच में, अगर यहाँ से आप कराना चाहते हैं तो प्रॉपर वो टेस्ट होगा जो स्पेन में एक्सेप्ट किया जाएगा। स्पेन ने भी एक रेगिसी तो रखी है कि आपने टेस्ट किस किस्म का कराना है, तो उसमें उनकी अभी आज ही मैंने एक दोस्त को वो भेजी है चेक करके, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो फॉर्म फिल करना होता है जो स्पेन इंटर होने के लिए, तो उस पर जो बायोडाटा आप डालते हैं, आप अगर पासपोर्ट पे सफर कर रहे हैं तो उस पर पासपोर्ट नंबर डाला जाता है, और अगर आप डीएनए पे सफर कर रहे हैं तो आपको डीएनए नंबर डाला जाता है। तो उसके दातों जो है वो जो सर्टिफिकेट है उसके साथ मैच करने चाहिए। यूके के अंदर अगर आप सरकारी तौर पर जो है सरकारी हॉस्पिटल से आप अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो कोरोना टेस्ट भी यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपका हो जाता है, वो फ्री में होता है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उसमें आपका डीएनए या पासपोर्ट नंबर नहीं होता, आपका नाम पूरा लिखा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आपका एड्रेस होगा, लेकिन डीएनए या पासपोर्ट नंबर नहीं लिखा होता। तो बहुत से दोस्त पाकिस्तान गए हैं उसी टेस्ट पे और उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। आज मेरी 2 बंदों से बात हुई है, वो स्पेन भी गए हैं उस टेस्ट पे और उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। लेकिन जो गवर्नमेंट का लॉ है वो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो लोग जा रहे हैं वो इस चीज को ज़हन में रखें कि जो एनएचएस वाले यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं उस पे लोग पाकिस्तान स्पेन गए हैं, पाकिस्तान भी गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी ने नहीं रोका। और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो डीएनए नंबर और पासवर्ड नंबर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एनएचएस वाले बिल्कुल नहीं जा रहे। मैं खुद जाती तौर पे मुझे 1-2 दोस्तों ने कहा है, और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज भी छोड़ता हूँ जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त यूके से स्पेन गए हैं, तो जो बंदा एनएचएस के यानी कि वो करवा के जो सरकारी हॉस्पिटल का वो टेस्ट करवा गया उसको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, तो वो हमारे पेज पे डॉक्टर साहब के पेज पे मैसेज छोड़ दे, इसके शेयर करके कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ताकि वो तमाम दोस्त जिनके पास ये सहूलत मौजूद है कि वो फ्री में करा सकते हैं तो वो करवा लें। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो चेक ही नहीं करते, वो सिर्फ आपसे पूछते हैं कि आपने पीसीआर करवाया है, तो आपने कहाँ करवाया है, तो वो चले गए। तो वो तो एक अलग मामला है, वो अगर एनएचएस का या दूसरा वो तो चेक ही नहीं हुआ। तो दरख्वास्त ये है कि जिन लोगों के प्रॉपर चेक हुए हैं एयरपोर्ट पे, चाहे वो अलीकांते है, बार्सिलोना है या मैड्रिड है, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, क्योंकि हमारे बात यहाँ पे करने का मकसद है कि हम वो एक्सपीरियंस, वो जो जमीनी हकायक है वो अपने प्रोग्राम के जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। तो अगर वो ऐसा कोई मसला है कि एनएचएस वाले एक्सेप्ट हुए, उन्होंने देखा और आपको जाने दिया है, ताकि हम दूसरे दोस्तों को भी बता सके। लेकिन जो कानून है डॉक्टर साहब वो यही है कि आपका जो डीएनआई और पासवर्ड का नंबर है वो उस पर लिखा होना चाहिए, और जो सरकारी टेस्ट है उस पर वो नहीं लिखा होता। जी बिल्कुल, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल पर और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। आज का हमारा ये सिलसिलावार तीसरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर किस तरह सेटलमेंट ले सकते हैं। आपके जहनों में जो सवाल उठ रहे हैं हमें लिखिए, हम दूसरे सेगमेंट में सवालों को लेंगे और उसका जवाब आप दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो जवाची साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपकी पूरी फैमिली बरतानिया के अंदर मौजूद है, आपके भाई बरतानिया में हैं, तो आप इधर हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि जब एक बंदा स्पेन छोड़ के बरतानिया की तरफ रुख करता है तो वो कौन सी ज़रूरियात हैं या वो क्यों जाना चाहता है? आप क्या इस हवाले से आपका क्या तजर्बा है?
जी डॉक्टर साहब, बरतानिया के हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चलूं कि हिजरत जो है ना वो सुन्नत नबवी है। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना सुन्नत नबवी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी। हम माशी अपने हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान से हिजरत करते हैं। क्या पहले हम किसी अरब कंट्रीज में आते हैं या किसी और यूरोप कंट्रीज में, उसके बाद प्रूफ के लिए स्पेन में आ जाते हैं। क्यों? कि हम रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं और रिज़्क़ हलाल से अपनी वो जो फैमिली है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये ऐन इबादत है। स्पेन में 10-15 साल गुजारने के बाद अगर हमें नेशनैलिटी मिलती है और उसके बाद हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी और मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्रीज मूव होना चाहते हैं, तो ये आपका राइट है। और आपके राइट से ज्यादा आपके बच्चों का आप पर हक है कि आप उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको किसी बेहतर जगह पे ले चले। इंग्लैंड में ज्यादा मूव करने की हमारा मेन वजह ये है कि जो लैंग्वेज है ना वो है हमारे जो शुरू से ही हम स्कूल और कॉलेजेस में जो है ना वो इंग्लिश पढ़ते आए और सुनते आए, और शायद हम इंग्लिश आसानी से बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं बनिस्बत दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज के। तो ये एक तो जबान का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा इंग्लैंड मूव होने का। दूसरा ये कि जो हमारे सफारती ताल्लुकात जो यूके के साथ हैं, शायद उस तरह के सफारती ताल्लुकात किसी और यूरोपियन ममालिक के साथ नहीं है। हमारे जितने भी हुकूमती डेलीगेशंस हैं उनका रुख हमेशा ही यूके की तरफ होता है, और यूके का भी रुझान हमेशा पाकिस्तान की तरफ होता है। तो शायद ये दो सफारती तौर पर भी यूके और पाकिस्तान बहुत करीब हैं, और दोनों ममालिक की जो ब्यूरोक्रेसी है और सफारती ताल्लुकात करीब होने की वजह से इनके दो अवाम भी जो है ना वो आपस में बहुत करीब है, और यही मेन वजह है हमारी यूके मूव होने की। जी, अभी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि जिसका मौजू आज हमने रखा है कि जो पाकिस्तानी स्पेन से जब उनको पासपोर्ट मिलता है तो वो अगर इंग्लैंड बरतानिया शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी पर गुफ्तगू जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। पाक इस्पानिया मोबाइल बादलोना आपकी खिदमत में पेश हमारे यहाँ होलसेल मोबाइल एक्सेसरीज और होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तशरीफ लाएं। आपकी मसरूफियात के पेश नजर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारी खिदमत हासिल करने के लिए हस्पतालत बार्सिलोना सेंटर और बादलोना में हमारे स्टोर्स पर तशरीफ ला सकते हैं। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे हमारी कोई और ब्रांच नहीं। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम
आवाज़ें दोस्त। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और ये इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल पर और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। आपके जहनों में कोई सवाल पैदा होता है या आपको किसी मुश्किल का सामना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के जो यहाँ पर हम लाइव आ रहे हैं वहाँ पर भी लिख सकते हैं। हमारी टीम दोनों चैनल्स को देख रही है और आपका सवाल हम अपने शुरका के सामने रखेंगे। आज का हमारा मौजू है कि जब स्पेन की नेशनलिटी मिलती है तो पाकिस्तानी की पहली ख्वाहिश है कि वो बरतानिया चला जाए, जबकि बरतानिया 31 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन से बाहर हो रहा है, ब्रेक्जिट होने जा रहा है, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, वो कौन सी सहूलियात होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी, नई क्या सहूलियात होंगी या नई क्या मुश्किलात होंगी, उस हवाले से अभी हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। ये तो उसके बाद की सूरत हाल है जो हमारे सामने आएगी। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दोस्तों के लेंगे सवाल जिन्होंने हमें सवाल लिखे हैं। उनमें सबसे पहले राजा मुख्तार हुसैन साहब ने लिखा है कि खालिद साहब प्लीज़ इन्फॉर्म करें कि मैंने प्री सेटलमेंट की हुई है बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, क्या मेरा बेटा मेरे साथ ट्रैवल कर सकता है? उसके पास तरखेता कम्युनिटारियो है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। इस पर यह सवाल राजा मुख्तार साहब की तरफ से है। जी खालिद, क्या कहते हैं आप इस पर? जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो आपको एक, जिस तरह हमारा नेशनल एक्स नंबर होता है, नीफ नंबर, आपको एक जो है वो नंबर इशू हो जाता है। तो वो नंबर अगर आपके पास है, आपने अप्लाई कर दिया, तो अगर वो नहीं एक्सेप्ट हुआ तो कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने भी प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट अप्लाई की हुई है और वो प्रॉपर उसका नंबर आपको इशू हो गया, वो एक लेटर ईमेल में आ जाता है कि आपकी प्री सेटलमेंट अप्लाई हो गई है, तो उसमें फिर आप यही समझें कि वो आपकी अप्लाई हो चुकी है। वो कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी आ जाती है। तो इसलिए उसके बच्चों को, फैमिली को इंक्लूडेड, अगर आप पाकिस्तान से भी अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो नेशनल इंश्योरेंस, वो यानी कि आपका प्री सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ये कि आपको अप्लाई किया होना चाहिए, आपके पास वो नंबर होना चाहिए जो आपका जो फाइल नंबर है। तो कोई मसला नहीं है, आप बच्चे के साथ यहाँ के यूपी में आ सकते हैं और आके उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। जी दानी चौधरी साहब लिखते हैं कि 31 दिसंबर से पहले अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो जनवरी या फरवरी में आपकी फैमिली बेनिफिट मिल सकते हैं व्हेन फैमिली अराइव्ड इन यूके। बिल्कुल, अगर आप 31 दिसंबर से पहले इंटर होते हैं और अपना सेटलमेंट तो आप खैर जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, फरवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री जो है वो 31 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली, अगर तो उनके पास स्पेनिश नेशनल है वो भी, तो उनको भी 31 दिसंबर से पहले आना पड़ेगा। 31 दिसंबर के बाद जो भी फैमिली है आप उसको ला सकते हैं, उसका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा, सेटलमेंट वीज़ा जो है। अगर उनके पास स्पेनिश नेशनल है और वो 31 दिसंबर के बाद वैसे यूके आना चाहते हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आए यहाँ 6 महीने रहें, 6 महीने मैक्सिमम उन्होंने डेट रखी है, आप 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, आप सेटल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने सेटल होना है, यहाँ पे अपनी सेटलमेंट अप्लाई करनी है, हस्बैंड आपके इधर हैं, बच्चे आपके उधर हैं, तो उनको फिर जो है वो सेटलमेंट वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। वो 31 जून तक जो है वो वीज़ा जो है वो मिलेगा तमाम फैमिली को, चाहे वो स्पेनिश नेशनल है, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल है, चाहे वो रेजिडेंसी कम्युनिटारियो है, चाहे रेजिडेंसी लार्गा दुरासिन, कोई भी रेजिडेंसी, तो उनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। लेकिन आपने 31 दिसंबर से पहले इंटर होना है जो नॉर्मल सेटलमेंट है अप्लाई करने के लिए, चाहे आप हैं चाहे आपके बच्चे हैं। जी गफूर अहमद क्रैशी साहब लिखते हैं कि अगर एक बंदे ने साल पहले प्री सेटलमेंट करा ली है और उसके पास इंश्योरेंस नंबर भी है, 1 साल पुराना है, मगर बंदा साल से यूके से बाहर है, तो क्या इसे जॉब स्टार्ट करने के लिए इंश्योरेंस नंबर रिफ्रेश कराना पड़ेगा? नहीं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है ये एक ही दफ़ा आपको लाइफ में इशू होता है, वो आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ है। चाहे आप 10 साल बाद भी आएंगे यूके में तो आपको वही नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वही आपका कारम होता है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, वही चलेगा। यहाँ पर ये एक बात है कि जब आपने सेटलमेंट ले लिया, आप 1 साल से स्पेन में रह रहे हैं, तो आप मजीद 3 साल वहाँ पे रहते हैं, 4 साल बाद वापस आते हैं, तो कानून ये है कि आपने 5 साल के बाद जो है वो सेटलमेंट अप्लाई करना, जो परमानेंट सेटलमेंट है। तो परमानेंट सेटलमेंट उसी वक्त मिलेगा जब आप ये शो करेंगे कि आप लगातार 5 साल जो है वो यूके में रहे हैं। अगर एक दोस्त ने साल पहले लिया है
اور وہ 2 سال مزید نہیں آتا, اس کے بعد کہتا ہے چلو جی میں UK چلا, تو وہ آ سکتا ہے, آ کے اپنا کام سٹارٹ کرے. فرق صرف یہ پڑے گا کہ وہ 5 سال کے بعد جب اس کو جو فرسٹ پہلے نیشنل انشورنس نمبر سے لے کے جو 5 سال پورے گے وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے, اس کو 5 سال کے ثبوت جو ہے وہ شو کرنے پڑیں گے. تو وہ جو اس کا جو پرماننٹ جو سیٹلمنٹ ہوگا وہ پھر جب وہ نیکسٹ ٹائم آئے گا 2 سال بعد, تو وہاں سے جو 5 سال اس کے شروع کیے جائیں گے. لیکن وہ ان 5 سالوں میں جب تک اس کے پاس نیشنل انشورنس نمبر بھی ہے وہ بھی ہے, تو وہ آ کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو ریفریش کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوشین نعیم صاحبہ لکھتی ہیں کہ انگلینڈ میں گھر لینا کچھ مشکل ہے, سنا جا رہا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ جی, یہ ایک اس وقت بڑی پریشانی کا سامنا ہے تمام لوگوں کو. ٹائم کم ہے, لوگ آنا چاہ رہے ہیں, گھر نہیں مل رہا. یہاں پہ بھی وہی جو اسپین کے اندر ہے کہ اگر آپ نے کسی ایجنسی سے مکان لینا ہے تو آپ کے پاس فیکا کانٹریکٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس گارنٹی ہونی چاہیے. تو وہی سارے معاملات یہاں پہ ہی ہیں. یہاں پہ یہ کہ ہمارے اپنے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے اپنے بہت زیادہ گھر ہیں, تو 90% لوگ جو ہے وہ گھر انہی لوگوں سے ملتا ہے جو اپنے لوگ ہیں. ان کے پاس پیپر ورک کا نہیں پرابلم ہوتا, کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, تو وہ گھر مل جاتا ہے. اس وقت کیونکہ وہ گھر سارے جو ہیں وہ رینٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, تو آن لائن جتنے بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, میری جتنے بھی دوست آنا جاتے ہیں مختلف میری جو ایجنسیوں سے بھی بات ہوئی ہے, اس میں آپ کو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایجنسی مکان دے رہی ہے, آپ کو 6 مہینے کا کانٹریکٹ دیتی ہے, یا آپ کو 1 سال کا, پہلے نارملی 6 مہینے کا, اور یہاں کچھ ایجنسیاں سال کا دیتی ہیں, تو آپ ان کو یہ آفر کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم 6 مہینے کا کرایہ جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں. تو اگر آپ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے, 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو گھر مل سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ باہر کے لوگوں کو مکان دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. مسئلہ وہی ہے جو اسپین کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ اندر انٹر ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو رینٹ نہیں دیتا یا مکان کی حالت خراب کر دیتا ہے, تو لوگ اس بات سے گھبراتے ہیں. تو اس کا حل جو یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ایجنسیز پہ مکان لگے ہوئے ہیں, ایجنسی پہ بہت زیادہ مکان لگے ہوئے ہیں, صرف یہ کہ آپ ان کو آفر کریں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 6 مہینہ کرایہ دیتے ہیں, اور 6 مہینے جب ختم ہوں گے تو آپ مزید اگلے 6 مہینے کا کرایہ بھی ایڈوانس میں دے دیں گے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم حل جو ہے یہ نکل, جب آپ پھر وہاں رہنا شروع کر دیں گے, مکان کی حالت ٹھیک رکھیں گے, تو شاید اس کے بعد وہ آپ کو منتھلی بھی دے دیں گے. جی, عمران احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بندہ اگر 31 دسمبر سے پہلے چلا جائے, فیملی کب تک جوائن کر سکتی ہے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی کی پوزیشن کیا ہے, وہ ریزیڈنس کمیونٹاریوں ہیں, نارمل لارگا دوراسیون ہے, تو کس قسم کی فیملی جو ہے وہ 31 جون تک آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن یہی ہے کہ آپ کو پھر جو اس کا جو ہے سیٹلمنٹ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. آپ 31 سے پہلے انٹر ہو جائیں, اپنا سیٹلمنٹ اپلائی کر دیں, اور اس کے بعد اپنا ویزا اپلائی کر دیں, تو جب ان کو ویزا ملے گا تو وہ آپ جون تک وہ انٹری لے سکتے ہیں, جون تک آ کے وہ اپنا سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, وہ لکھ نہیں رہے ان کی فیملی کے پاس پیپر کون سے ہیں. جی, لیاقت آفریدی صاحب لکھتے ہیں, السلام علیکم جی, میں ایک پاکستانی ہے, اس کے پاس فرانس کی نیشنلٹی ہے اور اس کے والد کے پاس اٹالین 5 سالہ کارڈ ہے. وہ اپنے والد کو UK ساتھ لے جا سکتا ہے؟ جی بالکل, 5 سالہ کارڈ اگر تو وہ یورپین کارڈ ہے, لیکن وہ یورپین نہیں ہوگا کہ والد کے پاس فرینچ نیشنل ہے تو وہ اٹلی میں ہے, تو ان کے پاس وہ نارمل والا کارڈ ہوگا, تو وہ بائی ایئر تو میرے خیال میں سفر نہیں کر سکیں گے, لیکن بائی روڈ آنے کا چانس ہے ان کے پاس. اگر وہ فرانس سے بائی روڈ انٹر ہوتے ہیں اور والد صاحب ساتھ ہیں اور دونوں یہ شو کرتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا, یعنی کہ ڈاکومنٹ صرف کارڈ سے نہیں, ان کا جو نکاح نامہ, تو اس کے بعد جو برتھ سرٹیفکیٹ, وہ سارے ڈاکومنٹ اگر ان کے پاس ہیں تو بائی روڈ ان کے آنے کے چانس ہیں, بائی ایئر تو نہیں ان کو آنے دیں گے. جی, شہزاد بلی صاحب لکھتے ہیں کہ جبرالٹر میں بھی پری سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, جبرالٹر بھی جو ہے وہ UK کا ہی ایک حصہ ہے. UK کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے جبرالٹر ہے, آئرلینڈ ہے, ویلز ہے اور انگلینڈ ہے, یہ چاروں میں, اور اسکاٹ لینڈ ہے. تو ان سب میں جو ہے وہ ایک ہی قانون ہے. اگر آپ جبرالٹر میں انٹر ہوتے ہیں, جبرالٹر میں انٹر ہو کے پری سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں, تو وہ ایسے ہی تصور کیا جاتا ہے جیسے آپ انگلینڈ کے اندر ہیں, تو اس لیے وہی قانون لاگو ہوگا وہاں پہ بھی. جی, ہمیں سوال لکھا ہے سجاد اقبال صاحب نے کہ اسپانش لائسنس جو ہے ڈرائیونگ وہ وہاں پر چل سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمارا پروگرام دیکھیے, جو دوسرا حصہ ہے ہمارے پروگرام کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا, اس میں اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب کے پاس ترخیتہ کمیونٹاریو نہیں ہے اور نارمل ریزیڈنسی ہے, ریزیڈنسی بھی ختم ہوئی ہے. جولائی سے میرے پاس پری سیٹلمنٹ ہے, بائی روڈ ان کو آنے دیں گے؟
नहीं, अगर कार्ड खत्म हुआ हुआ है तो फिर तो नहीं आने देंगे। अगर आपका कार्ड कम से कम वैलिड होना चाहिए, क्योंकि दो ही चीजें उन्हें चेक करनी है, एक तो आपका कार्ड वैलिड हो और दूसरा आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है। तो उसके लिए कार्ड जो है उनको रिन्यूअल जरूर कराना पड़ेगा, ये लाजमी है। ये बगैर खत्म हुई रेजिडेंसी के वो नहीं आने देंगे। जी, ये जैगम अब्बास साहब का ये सवाल था और मैं पहले नाम लेना भूल गया, सॉरी। खावर अली लिख रहे हैं कि अगर कोई बंदा यूके में मुसलसल नहीं रहता तो क्या वो प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो खो देगा, नाहल हो जाएगा, या उसके पास रहेगा ये सारा? देखिए, अभी तक की जो सूरत यही है कि आपके पास स्टेटस जो है वो खत्म नहीं होगा। आपने अप्लाई किया, आप उसके बाद जा सकते हैं। उसके बाद यानी कि आप इनलिमिटेड, उस पर जो लेटर आता है उस पर लिखा होगा आप इनलिमिटेड लीव और इंटर हो सकते हैं। आप जहां भी रहें आपके पास वो सेटल में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अभी जनवरी के बाद सूरत ये होगी कि जो सुनने में आ रहा है कि जितने भी लोग सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट अप्लाई कर चुके हैं उनको रेजिडेंस कार्ड इशू किया जाएगा, जिस तरह स्पेन के अंदर यूरोपियन वालों को कार्ड इशू किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक लेटर आएगा, आपने फिंगर देने हैं, तो वो आप फिंगर दें, आप वो कार्ड लें जिस तरह स्पेन के अंदर है। उसके बाद आप रहें या ना रहें, फर्क सिर्फ यही है कि 5 साल के बाद आपने परमानेंट अप्लाई करना है तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं 5 साल से रह रहा हूँ। अगर आप 5 साल से नहीं रह रहे तो 5 साल के बाद आपको दोबारा प्री सेटलमेंट दोबारा 5 साल का मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई वो लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे रह रहे हो और कंटिन्यू रह रहे हो, करते हो, जॉब करते हो। अगर नहीं है तो आपका कार्ड खत्म नहीं होगा। लेकिन जब आपका फिंगर लेटर आएगा तो आपको फिंगर देने पड़ेंगे, अपना कार्ड रिसीव करना पड़ेगा। जी, नासिर अब्बास साहब लिखते हैं कि अगर बच्चों के पास नेशनलिटी है और मेरे पास सेटलमेंट है और बच्चों को जनवरी में ले जाना चाहता हूं, क्या नेशनलिटी के बावजूद भी बच्चों के वीजे लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, अभी तक की जो सूरत यही है कि आप बच्चों को लेके तो आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, लेकिन वो अपना सेटलमेंट नहीं अप्लाई कर सकेंगे अगर वो ये साबित नहीं करते कि 31 दिसंबर से पहले आए हैं। तो उनके लिए जो सेटलमेंट वीजा चाहिए होगा वो आपकी बेस पे उनको कौंसलेट या एम्बेसी से, मैड्रिड से या बार्सिलोना से जो है वो वीजा लेना पड़ेगा। जैगम अब्बास साहब ने फिर दोबारा लिखा है कि NIN कैसे हासिल करें? मैं 2 मंथ से जॉब कर रहा हूं लेकिन NIN नहीं है। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था जब से कोरोना की सूरत हाल हुई थी और उसके बाद जो है वो ब्रेक्सिट का भी आखिरी साल था, तो इसमें कोरोना भी है और ब्रेक्सिट उनकी पॉलिसी बनाई है उन्होंने कि वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो इशू नहीं करेंगे। वो लोगों को कह रहे हैं कि आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टूडेंट लोन भी ले सकते हैं, आपके बच्चों को दाखिला भी मिल जाएगा बगैर नेशनल इंश्योरेंस नंबर के। जो लोग इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं और उनका जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो जा रहा है, तो HMRC के पास जो उनका इदारा है उसके पास आपका बायोडेटा सारा मौजूद है। जो लोग प्रॉपर जॉब कर रहे हैं उनका बायोडेटा चला गया है। तो जैसे ही जनवरी खत्म होगा उसके बाद आपने प्री सेटलमेंट अप्लाई की तो आपकी जो ID है वो भी प्रूफ है उनके पास। तो इसलिए हो सकता है, जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन है हतमी नहीं है, तो वो ये है कि जिन लोगों के सेटलमेंट अप्लाई हो चुका है और वो काम कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जनवरी के बाद उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सारा बच्चा एज पूरी करता है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता है, उस पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखा होता है। तो इसी तरीके से वो लोग जो सेटलमेंट ले चुके हैं, तो सेटलमेंट ले चुके हैं मतलब कि आपकी ID प्रूफ है और आप काम भी कर रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक लेटर आ जाएगा। यहाँ ज्यादा हो सकता है टेलीफोन पे आपका इंटरव्यू कर लिया जाए, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीजर जो है ये हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने शुरू नहीं किए, ये जनवरी के बाद जो है वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर शुरू होंगे। जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त। यहाँ पर हम जो चीमा साहब की जानिब आएंगे। जो साहब बताइएगा कि आपने पहले सफारतकारी के हवाले से बात की कि पाकिस्तान का और बरतानिया का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। उसमें तो ज़ाहिर है एक लंबी हिस्ट्री है हमारे साथ बरतानिया की, जबकि स्पेन के साथ ऐसा मामला नहीं है। तो क्या स्पेन और पाकिस्तान के मामला ऐसे ही रहेंगे या इसमें भी बेहतरी आ सकती है, ये भी बढ़ सकते हैं पाकिस्तान स्पेन पर और स्पेन पाकिस्तान के साथ सफारतकारी के जरिए आगे? और वो कौन सा फील्ड है जिसमें आगे बढ़ सकते हैं ये लोग? जी डॉक्टर साहब, किसी भी कोई भी दो ममालिक के दरमियान जो राब्ते के लिए पुल का किरदार अदा करते हैं वो हमेशा ही सफारती इदारे करते हैं। और हमेशा जो दो ममालिक के दरमियान तल्लुकात जो है ना वो बिजनेस की बेस पे होते हैं, और डेलीगेशन जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ट्रैवल करते हैं तो उस बेस पे उन ममालिक के जो है ना तल्लुकात बेहतर होते हैं। बदकिस्मती से स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा एक लंबे अरसे से कोई ऐसा सरकारी सतह की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो काफी लोग दौरा करते हैं, सरकारी सतह पर 2011 में आखिरी मुआहदा हुआ था। जी वही बात करने जा रहा हूँ
कि सरकारी सतह पर कोई ऐसा तजारती या तालीमी या किसी और इदारे से कोई ऐसा डेलीगेशन स्पेन में नहीं आया और ना ही स्पेन से किसी ने पाकिस्तान ट्रैवल किया है। तो फिर इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज अर्ज करता चलूं कि बड़ी बदकिस्मती से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की बात करता चलूं कि 2019 में यहाँ के तकरीबन जो स्पेन के 20 डेलीगेशन जो है ना बिजनेस डेलीगेशन, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और तकरीबन इतनी ही तादाद में इंडियन के वफद जो है ना सरकारी सतह पर उन्होंने स्पेन का दौरा किया है। उसमें बिजनेस के भी थे, एजुकेशन के भी थे, ज़राअत के भी थे और दीगर शोबाए जिंदगी के भी थे। लेकिन हमारे पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान जो हमारे सफारती इदारे हैं वो सिर्फ यहाँ सिर्फ पासपोर्ट बनाते हैं, लाइनें सीधी करते हैं और पेपर अटेस्ट करते हैं। जो सफारतकारी है वो बिल्कुल भी नहीं करते। गुज़श्ता दिनों एक खबर सोशल मीडिया पे चल रही थी कि हमारे सफारती अहलकार ने यहाँ कतालूनिया के वजीर हारजा साहब के साथ मुलाकात की है। मैं अपने जो दोस्त अहबाब हैं या जो वाह कर रहे थे, जो कसीदे पढ़ रहे थे, मैं उनसे एक मोदबाना एक सवाल करना चाहूंगा कि कतालूनिया की हारजा पॉलिसी कहाँ चलती है? एक सूबे की हारजा पॉलिसी कहाँ चलती है? हारजा पॉलिसी तो स्पेन की चलती है। स्पेन के साथ हमारे सफारती अहलकार की कितनी मुलाकातें हैं। यहाँ के मिनिस्टर जो स्पेन का कोई मिनिस्टर है उसके साथ हमारे किसी भी जो सफारती अहलकार है उसकी कोई ऐसी अहम या काबिल जी बिल्कुल जवाद, हम इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीक के वजारत खारजा के साथ जो मुलाकात है उसके क्या समरात हमें हासिल होंगे, इस पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो 6 माह है, मुझे इन आइंदा 6 माह में तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरी ये दुआ है और अपने जो वजीर हारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और वजारत हारजा है उनसे ये अपील मोदबाना गुजारिश है कि प्लीज स्पेन में स्पेशली बार्सिलोना स्टेशन पे कोई कॉम्पिटेंट बंदा भेजे जो सफारतकारी जानता हो। ऐसे ही किसी बंदे को ना यहाँ लगा दिया जाए को जो सिर्फ टाइम पास करे और लोगों की लाइनें सीधी करवाए। जी डॉक्टर साहब। जी सिर्फ टाइम पास और लाइनें सीधी नहीं, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी। हमारा प्रोग्राम तकनीकी वजूहात की बिना पर रुक गया था जिसकी वजह से हमें दोबारा ऑनलाइन प्रोग्राम करना पड़ा। अभी तीसरा हिस्सा हमारे पास मौजूद है प्रोग्राम का, जो हम इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सवालात लें। खालिद बताइएगा कि ये हमारे दोस्त जिन्होंने लिखा है कि हाँ अरफान अली साहब ने लिखा है कि प्री सेटलमेंट वीज़ा के साथ आने वालों को भी बेनिफिट मिलेंगे। जो यहाँ के लोकल जितने भी बेनिफिट्स हैं, एडमिशन बच्चों के या दूसरे बेनिफिट जो अनएम्प्लॉयमेंट के काम की जो कम आमदन वाले हैं, बिल्कुल वो सब कुछ जो है वो उन पे लागू होगा, वो सबको मिलेगा। जी खालिद ये बताइएगा कि अभी हमें नए सवालात तो नहीं आए कि जो मैनचेस्टर के अंदर कौंसल खाना है स्पेन का, वहाँ पर आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वो किन किन मामलात के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि बंदा यहाँ से अगर ट्रांसफ़र करता है बरतानिया में, तो वो कौन से अवामल हैं या वो कौन से काम है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए कौंसलेट के अंदर? देखिए जी, बेसिकली जो है वो तो पासपोर्ट की रेनोवेशन है, उसके पास नोटारियों की सहूलत है, आपने कोई लेटर बनवाना है, कोई पोदेर बनवानी है, तो इस किस्म की कोई भी सर्विस आपने लेनी है तो उसके लिए आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई थी कौंसल जनरल से, तो मैंने यही कहा था कि उसमें रजिस्टर्ड में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि उसमें अगर वो ऑनलाइन स्टार्ट, यहाँ पे ये है कि आपने वो फॉर्म फिल करने है, उसको बाई पोस्ट भेजना है। तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया था, मैं दोस्तों को सिर्फ बता रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि इसका हल करें, तो मैं प्रोग्राम के वास्ते उन तक भी ये बात पहुंचेगी। वो कहते हैं कि हमें जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके ओरिजिनल साइन किए हुए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो इसलिए जो है वो उसको बाई पोस्ट मंगवाया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने कौंसलेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपकी जो पदनामेंट है स्पेन के अंदर वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। तो उसको कटने के लिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साइन शुदा चाहिए होती है। इसलिए दोस्तों को मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा कौंसल जनरल साहब से कि अगर वो ऑनलाइन हो जाए या उसको ईमेल कर दिया जाए बजाय पोस्ट करने के, क्योंकि बहुत से लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रिंटिंग की सहूलत नहीं थी, यहाँ पर पीसीओ बंद थे, शॉप्स बंद थी, तो इस वाले से लोगों ने मुझे कहा था। तो वो बात ही तो वो
इस प्रोग्राम के हवाले से चलें, सब दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी। तो वो ओरिजिनल साइंस की वजह से वो जो है वो पोस्ट करना पड़ता है। जी, दो सवाल हमारे दोस्तों ने लिखे, उमैर मलिक साहब हैं और मोहम्मद नदीम कमर साहब हैं। उमैर मलिक साहब कह रहे हैं कि नए लोग किस तरह यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और मोहम्मद नदीम कमर साहब ने लिखा कि यूके का विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी बता दें। तो इंशाल्लाह नदीम भाई, आप और उमैर मलिक साहब, हम इस पर भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हमारी बात चल रही है। हम एक माहिर को अपने प्रोग्राम में लेके आएंगे, वो स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा और नए लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और ब्रेग्जिट के बाद क्या सूरत हाल होगी, उस पर हम सीरियल शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम जो नेशनल हैं स्पेन के, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। अब्दुल कयूम ने लिखा है खालिद के यूरोपीय कार्ड पर पाकिस्तान से यूके सफ़र कर सकते हैं। यूरोपीय कार्ड समझ क्या सा, जो ईयू का कार्ड है मेरे ख्याल में, ईयू का कार्ड जो होता है, नहीं, उस पे आप सफर नहीं कर सकते। उसके लिए आप ये सिर्फ जो नेशनल लोग हैं वही सफर करते हैं, ईयू पे नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक पैगाम और था कि जितने भी दोस्त जो हमारे ओरिजिन पाकिस्तानी, स्पेनिश, जो हमारी जो बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर किसी को इमरजेंसी में कॉन्सुलेट से किसी किस्म का भी कोई ऐसा काम है, चाहे वो नोटारियो का है, पासपोर्ट का है, कोई इमरजेंसी में आपको पाकिस्तान जाना पड़ जाता है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इमरजेंसी में आपको पड़ सकते हैं, तो उसमें कॉन्सुलेट, क्योंकि टाइम यहाँ पे भी, क्योंकि कॉन्सुलेट अभी नई स्टार्ट हुई है, तो जो उसका सीता सिस्टम है वो थोड़ा सा लंबा है प्रोसीजर उसका, वो सीता आपने भेजना है, आपने रजिस्टर्ड होना है, वो सारा। लेकिन अगर किसी भाई को किसी भी इमरजेंसी में कॉन्सुलेट की सर्विस चाहिए, तो उसके लिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमने जो अपनी एसोसिएशन यहाँ पे, एसोसिएशन स्पानियोलिस इन मैनचेस्टर जो रजिस्टर कराई है, उसके बिहाफ पे जो है वो कॉन्सुलेट से बात हुई। अगर किसी भाई को कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कुछ चाहिए और उसका रब्ता नहीं हो रहा, तो वो उस हवाले में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका जो भी प्रॉब्लम, जो भी इमरजेंसी है, रियल इमरजेंसी, उसको हल किया जा सके, और उसको जो भी है वो सीता या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो दूसरा खालिद ये है कि जो यहाँ पर स्पेन के अंदर मौजूद है बंदा, और उसके पास ईयू का कार्ड है, वो चेंज करवा लेते हैं स्पेन के कार्ड के साथ, तो क्या उस कार्ड के साथ अभी जा सकता है इंग्लैंड? नहीं, उस कार्ड के साथ नहीं। वो जो ईयू का कार्ड है वो शेंगन स्टेट्स के लिए है, सिर्फ आप उस सिर्फ शेंगन स्टेट्स के अंदर ही जा सकते हैं, वहीं पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यूके जो है वो शेंगन स्टेट का हिस्सा नहीं था, तो इसलिए उसका यहाँ पे उसकी कोई हिफाजत नहीं है। अच्छा, दूसरा अमजद कुरैशी साहब लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त के पास यूके की नेशनलिटी है, क्या वो स्पेन आकर किसी को पाकिस्तान से स्पेन के वीज़े में मदद कर सकता है? देखें, ये होना तो ऐसा ही चाहिए था कि अगर यूरोपियन बंदा यूके आकर अपनी फैमिली को बुला सकता है, तो एक यूके का बंदा स्पेन के अंदर जाके, वो भी दो तरफा ये मुआहदे होते हैं, होना ऐसे चाहिए था। लेकिन यूके की जो इमिग्रेशन सिस्टम है, यूके का जो यूरोप का जो सिस्टम है, उसमें वो लोगों ने चेक किया, लेकिन यूके के यूरोप के अंदर जो है वो ऐसी कोई सहूलत नहीं है जो यूके ने दी है यूरोपियंस को। तो ऐसी कोई सहूलत वहाँ पे नहीं है कि आप वहाँ से अपनी किसी फैमिली को पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के मंगवा सकें, जैसे यहाँ पे यूरोपियन कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो सहूलत नहीं है, ना फ्रांस में, ना स्पेन में, ना हॉलैंड में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में। जी, अभी नौशीन नाइम साहिबा ने लिखा है कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह दे सकते हैं, या सिर्फ मैसेंजर पर ही बात होगी। इस हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कनेक्ट अगर आपके साथ कोई करना हो तो किस तरह हो सकता है, क्या कोई नंबर या कोई आप मैसेंजर के जरिए ही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या नंबर छोड़ेंगे या मैसेंजर के जरिए ही आप रब्ता करते हैं? बहुत से दोस्त जो है वो, क्योंकि सबको टेलीफोन नंबर नहीं दिया जाता, तो बहुत से लोग जो है वो फेसबुक पे, मैसेंजर पे जो है वो कॉल करते हैं। मैसेंजर की कॉल तो मेरी ऑफ है, इसलिए आप कॉल ना करें। जो भी बात हो आप मैसेंजर पे अपना पैगाम छोड़ दें, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। मेजोरिटी जितने ज़्यादातर दोस्त हैं वो, क्योंकि नंबर सबके पास नहीं है तो इसलिए पब्लिक किया भी नहीं जाता, तो आप मैसेंजर पे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह जो भी आपकी हेल्प हो सकी किसी किस्म की, वो तकरीबन जो है वो पिछले 2 महीने डॉक्टर साहब आप देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल में जितने दोस्तों ने रब्ता किया किसी को मायूसी नहीं हुई। जितनी भी अपनी औकात है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। जी, हाफिज अकमल साहब लिखते हैं कि 2019 में NI अप्लाई किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट, और 2021 में जाके रिप्लाई कर सकते हैं? देखें, अगर तो आपने अप्लाई किया, उसका रिस्पांस तो ज़रूर आया होगा,
बार दफ़ा ये होता है कि आपका एक्सेप्ट नहीं होता, आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो उन्हें लेटर लिखा होगा, और जो एड्रेस आपने दिया था वहाँ पे आप पता करें कि वो आपका क्यों नहीं आया। अगर वो समझ रहे हैं कि वो आपका इशू हो गया है और आपको मिला नहीं, तो उसका तरीका उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आप उनको कॉल करें, उनको कि जी मेरा वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर गुम हो गया है, तो मुझे वो दोबारा चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, तो वो आपको इशू कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो कोई रिक्वायरमेंट की थी डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट या ये प्रूफ या ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम आपको इशू करेंगे, और वो आपने नहीं दी तो ज़ाहिर है वो फिर फाइल आपकी क्लोज हो चुकी है, वो आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जी, आबद हुसैन ने लिखा है, ये स्पेन के हवाले से है, लेकिन अगर आप मुनासिब समझिए तो जवाब दे दें, नहीं तो हम इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्पेन के अंदर मौजूद हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। हम उन पर भी इंशाल्लाह जनवरी के अंदर प्रोग्राम लेके आएंगे कि जो स्पेन के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको पाकिस्तान के अंदर स्पेन एम्बेसी से जो मुश्किलात हैं उस हवाले से गुफ्तगू होगी। ये उसी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मैंने फैमिली के पेपर जमा करवाए हुए हैं, बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। इस पर हमारे बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, आप क्या कहते हैं कि इतनी देर लगती है या ये जो कोरोना का बहरान है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है? देखिए, बेसिक इसमें कोरोना का बहरान ही है कि बहुत से ऐसे मामलात हैं तमाम एम्बेसियों में कि वो देर से उनका जवाब आ रहा है, तो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बेसिक जो हालात आपके सामने हैं, हम लोग तो इतनी एहतियात करते नहीं हैं, लेकिन ये लोग आपको पता है कि किस तरीके से काम करने के आदी हैं। खासकर स्पेनिश पहले ही थोड़े से पेपरों के मामले में थोड़े से डिले है, दूसरा फैमिली रेगुप्रेसियोन, इनके वीज़ू में वैसे ही अक्सर लेट करते रहते हैं, तो ऊपर से ये कोरोना का बहरान आ गया, तो इस हवाले से जो है वो और लेट हो रहा है। इंशाल्लाह इस पे जो है वो जनवरी से जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसमें डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ताहिर नकाश ने लिखा है कि मेरे पास नेशनलिटी नहीं है लेकिन मैं अपनी वालदा के साथ बाई रोड जा सकता हूँ। नहीं, वालदा के पास नेशनलिटी होगी। ये उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा मेरे पास नेशनलिटी अगर इनके नहीं पास है। नेशनलिटी नहीं और वालदा के पास नेशनलिटी है तो ये फैमिली बुक के साथ जो है ये वहाँ से बाई रोड जो है वो फिलहाल इंटर होने दे रहे हैं। अभी तक वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। इनके पास यूरोपियन नेशनल नहीं होगी ना, कम्युनिटारियो नहीं होगी, लेकिन ये वहाँ से इंटर हो सकते हैं। खालिद, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और सवाल काफ़ी हैं, आप मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। कि एक साहब मूसा चौधरी हैं इटली से, उन्होंने कहा मेरे पास इटली की ज़ाइलो 5 साल वाले पेपर हैं और मेरे भाई के पास इटली का पासपोर्ट है, क्या मैं अपने भाई के साथ यूके जा सकता हूँ? लेकिन भाई के साथ आपकी अगर एज जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा ही होगी तो इनको नहीं आने देंगे। उसके लिए आपके बच्चे और आपके जो 21 साल से कम बहन भाई हैं वो उनको आने देंगे। अगर आप ओवर एज और इंडिपेंडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, भाई के साथ नहीं आने देंगे। वालिद और वालदा के साथ आप आ सकते हैं। रिक्जा एहसान लिख रही हैं कि कम्युनिटारियो कार्ड एक्सपायर है तो स्पेनिश नेशनल पुलिस से ब्याखे का लेटर बनवा के EU नेशनल फादर के साथ सफ़र कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो आपके पास खाता दे ब्याखे होगा वो समझें कि आपके पास रेजिडेंस कार्ड ही है, तो वो अगर आपसे पहले आपके पास मौजूद है तो ज़्यादा जो लेटर मिलेगा वो भी आपको कम्युनिटारियो मिलेगा, तो आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। तो हमारे दोस्त मोहम्मद सफदर लिख रहे हैं कि क्या स्पेन और यूके की नेशनलिटी रख सकते हैं? नहीं, यानी इन दोनों के दरमियान दो तरफा नेशनलिटी का मायदा नहीं है। आपने यहाँ यूके की रखनी है, यहाँ स्पेन की रखनी है। तो यूके की, अगर स्पेन वाला बंदा यूके चला जाता है, उसके पास स्पेनिश नेशनलिटी है, तो वो कितनी देर बाद यूके की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है? जब उसके पास परमानेंट सेटलमेंट होगा, जब परमानेंट रेजिडेंस के 5 साल के बाद आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाएगा। जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, ये एक ये इंटरनेशनल लॉ है। जब भी किसी मुल्क के आप परमानेंट रेजिडेंस बनते हैं तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन के अंदर इसलिए 10 साल है कि स्पेन में आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है वो 10 साल बाद मिलती है, इसलिए वहाँ पे 10 साल बाद अप्लाई किया था। लेकिन यूके के अंदर क्योंकि 5 साल के बाद आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाता है, परमानेंट रिहाइश का इजाज़त, जैसे ही आपको परमानेंट मिले तो आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे स्पेनिश हैं चाहे आपको कोई नेशनलिटी है, तो वो ज़ाहिर है वो यहाँ पे भी 2 इम्तिहान है, जो आपको लैंग्वेज का और कनोसिमिएंतो का वो पास करने पड़ेंगे। पास करने के बाद यहाँ पे सिस्टम बहुत आसान है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो नेशनलिटी मिल जाती है। सिर्फ एक डॉक्टर साहब फ़र्क है कि यूके में और यूरोप के अंदर, यूरोप में हम जब नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, स्पेन के अंदर मिसाल के तौर पे, तो मेरे ख्याल में हमारी
12 से 15 यूरो फीस है और पासपोर्ट की 30-35 यूरो फीस है। यूके के अंदर ये बड़ी हैरानगी होगी सुन के कि अगर आपने यहाँ नेशनलिटी अप्लाई करनी है और आपकी पास हो जाती है तो आपकी पासपोर्ट की जो फीस है वो तकरीबन 1400 पाउंड बनती है एक बंदे की। तो बहुत ज्यादा फीस है। अच्छा, मैं खुद इमरान मलिक साहब लिखते हैं कि बेटी के पास पासपोर्ट हो स्पेनिश और उसके वालिद के पास नहीं है पासपोर्ट, तो क्या वो सफर कर सकते हैं उसके साथ? नहीं, अगर बच्चों के पास जो मिनोर इदाद है उनके पास अगर नेशनलिटी है तो क्योंकि जो वालिदैन उन पे डिपेंडेंट नहीं है ना, आप जो है डिपेंडेंट के साथ सफर कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे के पास अगर नेशनलिटी है और किसी तरीके से इंटर हो जाए यहाँ पे तो वो एक अलग मामला है, लेकिन लीगली तौर पे आप जो है वो सफर नहीं कर सकते। अहमद मतलूब साहब कह रहे हैं कि 5 साल का परमानेंट स्पेन का कार्ड है, क्या इंग्लैंड में कोई तरीका है सेटलमेंट का या वर्क परमिट का? भाई यार अगर ऐसा होता तो हम भी उसी लाइन में हैं। आप क्या कहते हैं, चले बता दें उन्हें। नहीं, ऐसा फिलहाल ऐसा जब 1 जनवरी के बाद जो है वो प्रोसीजर शुरू हो रहा है इमिग्रेशन का, तो उसमें अगर आप पॉइंट सिस्टम स्टार्ट करना है जनवरी से, जितनी भी इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम पे है, तो उसमें आप पूरी दुनिया से, वो चाहे स्पेनिश है चाहे पाकिस्तान है कहाँ भी रह रहा है, अगर आप पॉइंट सिस्टम पे आप पूरे उतरते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ का जो है वर्क परमिट मिल जाएगा। और 1 जनवरी से ये जो स्टार्ट हो जाना, अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो उनके वजीर खारजा उन्होंने, और मेरे ख्याल में जो लग रहा है कि ये पूरी दुनिया से जो अच्छे दिमाग हैं वो इसी तरह उठाएंगे कि पॉइंट सिस्टम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में एंट्री दे रहे थे, ये 1 जनवरी से यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फारूक हयात साहब लिखते हैं कि प्री सेटलमेंट पास होने के बाद कार्ड देंगे या सिर्फ PDF फाइल ही होगी? देखिए अभी तक जो है वो डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है कार्ड ही मिलेगा जैसे ही ये ब्रेक्सिट का प्रोसीजर मुकम्मल होता है। जितने भी लोग फिर अप्लाई कर चुके हैं, तो जो सुनने में आ रहा है यही है कि वो आपको यूरोपियन इनका जो रेजिडेंस कार्ड है वैसा कार्ड मिलेगा। और जैसा जो लोग जहाँ पे वीज़े पे आए हैं, जिनकी फैमिली बेगम या पाकिस्तान से आए हैं, तो उनको जैसा रेजिडेंस कार्ड इशू है वैसा ही कार्ड इशू होगा। तो जो ग्रीस में कोई रहता है उसके पास कार्ड हो तो कोई जा सकता है यूके? कहते हैं ये तो नहीं मुमकिन मेरे ख्याल में। एक बात और डॉक्टर साहब जो सामीन तक पहुंचानी है, हमारे बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से वीज़ा लेके आई हैं। किसी का भाई यहाँ पे स्पेनिश नेशनल था या इटालियन नेशनल था, तो उन्होंने पाकिस्तान से फैमिली बुलाई है, सिस्टर भाई यहाँ जितनी भी फैमिलीज आई हैं। तो एक बात जो सुनने में आ रही है, इसलिए बताना इसलिए कि लोग इसको चेक कर लें, बहुत से लोग जो हैं जो फैमिलीज वहाँ से आई हैं उन्होंने यहाँ पे आके बेनिफिट अप्लाई किए हैं और उनको वो बेनिफिट मिल गए हैं और मिल रहे हैं। मसला ये होगा कि जब 5 साल के बाद आपका कार्ड खत्म होगा तो आपकी कार्ड की रेनोवेशन की जब बात होगी, तो उन फैमिलीज को जो किसी पे डिपेंड होकर यहाँ पे आई हैं और वो बेनिफिट अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो रेनोवेशन होगा 5 साल के बाद, वो कार्ड शायद वो रिन्यू ना करें, उसमें प्रॉब्लम आए, उसमें बहुत ज्यादा भागदौड़। इसलिए वो दोस्त जो भाई जो फैमिलीज वहां से आई हैं वो अपना फुल पेमेंट, फुल जो काम है ना उसको शो करें। अगर वो 40 घंटे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से तो फिर उनको 5 साल के बाद कार्ड रिन्यू कराने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो पूरा काम नहीं करते, पार्ट टाइम करते हैं और डिफरेंट बेनिफिट्स हैं यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि उनको 5 साल के बाद जब कार्ड रिन्यू होगा तो ये चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी और बहुत सारी फैमिली के कार्ड रिन्यू नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। आखिर में हम जो चीमा साहब की तरफ जाएंगे कि वो सारी गुफ्तगू का एक वाइंड अप करें कि लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी हैं और बहुत सारी आसानियां भी हैं, लेकिन जाना चाहते हैं। तो बताइएगा कि वो कौन सी सहूलियात हैं जो बंदे को इस कदर बेचैन किए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू में वो कह रहा था कि सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है ना जो हमें अपनी तरफ खींचती है वो लैंग्वेज है, क्योंकि हम शुरू से ही अपनी जो है ना अगर स्कूल और कॉलेजेस में लैंग्वेज सुनते और पढ़ते आते हैं तो ये ज़बान है और ये हमें खींचती है। इसके अलावा वहाँ जो इस्लामिक माहौल है ना, वहाँ जो मसाजिद हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो इसी तरह ही हैं जिस तरह पाकिस्तान में। और मसाजिद में ऐसे ही अजान मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह हम पाकिस्तान में नमाज अदा कर रहे हैं। तो शायद और बच्चों के नाजरे के प्रॉपर इंतजाम है उधर। हाँ, अगर कोई अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना चाहता है तो वहाँ वो सिस्टम मौजूद है। अगर बच्चों के वहाँ अलग जो है ना इस्लामिक स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं जहाँ लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो कि यहाँ स्पेन में और दीगर यूरोपीय ममालिक में बीइंग मुस्लिम यहाँ नहीं है।
تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں وہاں اپنی اسلام کی پریکٹس کرنے کی جو ہے نا وہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اور زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں شاید ادھر وہ اسلامک ماحول میں رہ کے یا اور اسلامک ایجوکیشن حاصل کر کے وہ زیادہ بہتر طور پر اسلامک طور پر اپنی زندگی جو ہے نا گزار سکیں گی. جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آواز دوست. ہم معذرت خواہ ہیں کہ پروگرام رک گیا جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ کنیکٹ کرنا پڑا اور بہت سارے دوست لائن سے نکل گئے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ ایک ردم ہوتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے تو بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں، بہت ساری جو آپ کی ایک ذہنی ایک یکسوئی ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا یہ بریگزٹ کے حوالے سے کہ پاکستانی جو برطانیہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور پری سیٹلمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس طرح حل کی جا سکتی ہیں اور وہ کون سی مشکلات، اس پر ہم نے 3 پروگرام کیے. آج ہمارا تیسرا پروگرام تھا اور ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کا آخری اور وائنڈ اپ پروگرام کریں گے، کیونکہ اس کے بعد بریگزٹ ہو جائے گی. پھر ہم جنوری کے اندر اسی حوالے سے 2 مختلف موضوعات کو لے کر آئیں گے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر نئے لوگ آنا چاہتے ہیں برطانیہ تو وہ کس طرح آ سکتے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں نئی لے کے آ رہے ہیں بریگزٹ کے بعد کہ جس کو فالو کرتے ہوئے آپ برطانیہ شفٹ ہو سکتے ہیں. ہماری ٹیم اس وقت مسلسل رابطے میں ہے کہ برطانیہ کے اندر جو برسٹر حضرات ہیں جو ان معاملات کو، امیگریشن کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم جنوری کے اندر مہینے کے اندر انشاءاللہ 2 پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ کے اندر آپ کس طرح نئے قوانین کے تحت جا سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.